हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार हो। जोहार एक मुंडारी भाषा का शब्द है जो प्लस हार से बना है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ यही है, जो शब्द है, तो जो शब्द का अर्थ है फलना फूलना और हार शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। इस प्रकार यदि हम किसी को जोहार कह के संबोधित कर रहे हैं या अभिवादन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको फलने फूलने और आगे बढ़ने का ही संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा जोहार। और हम जैसा कि आपको बताए थे कि झारखंड के सामान्य ज्ञान पर हम एक सीरीज जो है वो आरंभ करेंगे जो आने वाले समय में जेपीएससी और जेएसएससी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब झारखंड का जो अध्ययन है, तो झारखंड का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड में चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें झारखंड खंड अनिवार्य रूप से जो है सो दिया हुआ है। झारखंड को सिलेबस में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। इसलिए झारखंड की जानकारी के बिना झारखंड में कोई भी एग्जाम को क्रैक करना संभव ही नहीं है। तो झारखंड को बहुत ही प्रॉपर तरीके से फैक्ट को भी देखना है, कंसेप्ट को भी देखना है और उसको तैयार करने का हम लोगों को प्रयास करना है। तो ये जो सीरीज है ये एपिसोड के रूप में हम आपको प्रस्तुत करेंगे और हर एक चीज करीब करीब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, क्योंकि झारखंड से संबंधित जो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं तो हम लोग पाते हैं कि सूचनाओं का तो उसमें अंबार है, लेकिन परीक्षा के लिए उपयोगी सूचनाएं हम लोगों को बहुत कम ही जो है सो दिखाई देती हैं। तो इसीलिए टू द पॉइंट हम लोग जो है सो झारखंड के सामान्य ज्ञान को वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो आज इसके पहले एपिसोड में हम लोग झारखंड के आदिवासियों को जो है सो स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड के आदिवासी की संस्कृति को, है ना, आदिवासियों की जीवन शैली को हम लोगों को समझना है और देखना है कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो झारखंड के आदिवासी शीर्षक से यह वीडियो हम लोगों का आज आरंभ हो रहा है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि उससे अगला वीडियो बनाने की जो है सो प्रेरणा भी मिलती है और ऊर्जा भी उससे प्राप्त होता है। देखिए, अगर हम लोग आदिवासी शब्द की बात करें तो आदिवासी आदि प्लस वासी शब्द से जो है सो मिलकर के बना है। मतलब कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वैसे लोग या वैसे लोगों का समूह जो आदि काल से रह रहे हों, बहुत पहले से रह रहे हों, जो वहाँ के मूल निवासी हों, तो सामान्यतः इसका अर्थ आदिवासी से लगाया जाता है ना। मतलब मूल निवासी जो आदि काल से किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हों प्राय आदिवासी के रूप में संबोधित किए जाते हैं। ये जो आदिवासी शब्द है तो हम लोग पाते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा जो हुए, तो ठक्कर बापा के द्वारा ही सबसे पहले आदिवासी शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया था। जो भी जनजातियां हमारे देश में निवास कर रही थीं तो उसके संदर्भ में आदिवासी शब्द सबसे पहले ठक्कर बापा ने ही प्रयोग किया था। बाद में इसका जो है सो प्रयोग किया जाने लगा। अब आदिवासी एक ऐसा निर्जातीय, कह सकते हैं कि एक ऐसा निर्जातीय समूह है जिसकी एक विशिष्ट भाषा हो, एक विशिष्ट धर्म हो, एक विशिष्ट संस्कृति हो, एक विशिष्ट जीवन शैली हो, जो पहाड़ एवं दुर्गम क्षेत्रों में जो है सो निवास करता हो। तो सामान्यतः इनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अभी भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। प्रत्येक आदिवासी या जनजाति जो विद्यमान हैं, तो प्रत्येक आदिवासी या जनजाति हम लोग पाते हैं क्या
कि अलग अलग सेगमेंट्स में जो है सो बटे हुए हैं, अलग अलग खंड में जो है सो बटे हुए हैं, जिसको हम लोग कुल कह सकते हैं, गोत्र कह सकते हैं, या कीली जो है वो कह सकते हैं, है ना। मतलब कि प्रत्येक आदिवासी जो है वो अलग सेगमेंट्स में बटे हुए हैं, जो कुल, गोत्र या कीली कहलाता है। अब प्रत्येक कुल या गोत्र या कीली का अपना जो है एक टोटम होता है ना। कोई भी ऐसा प्राकृतिक या प्रकृति में विद्यमान कोई भी ऐसा प्राकृतिक चीज, है ना, को प्रत्येक आदिवासी समूह जो है वो टोटम के रूप में जो है सो उपयोग में लाता है, उसको पवित्र मानता है, उसकी पूजा जो है वो करता है ना। कोई भी प्राकृतिक चीज जो है वो टोटम हो सकती है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग जो है सो करेंगे। इसलिए आप देखे होंगे, मान लीजिए कि संथाल भी अगर एक जनजाति है तो संथाल कई गोत्रों में जो है सो बटे हुए हैं, है ना। करीब करीब 12 गोत्र जो है सो हम लोग संथालों के देखते हैं, और प्रत्येक गोत्र का अपना जो है सो एक टोटम है ना, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब आदिवासियों का जो समाज है, तो आदिवासियों का समाज समानता पर आधारित समाज रहा है, और इसमें हम लोग किसी भी तरह का पद सोपान मूलक जो है सो भेदभाव नहीं देखते हैं, है ना, जो कि हम लोग दूसरी जातियों में देखते हैं, है ना, जिसको हम लोग सवर्ण कहते हैं, या ऊंची जाति में हम लोग इस प्रकार का भेदभाव देखते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में इस प्रकार का भेदभाव जो है वो मौजूद नहीं है। हमारा जो संविधान है, तो संविधान में हम लोग पाते हैं क्या कि न तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, और न ही अनुसूचित जनजाति को निर्धारित करने के किसी मापदंड का ही जो है सो जिक्र है। सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 342 में 342 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से किसी जनजातीय समूह को या व्यक्तियों के समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जो है वो कर सकता है ना। तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो करीब 212, है ना, हाँ, 212 जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो समय के साथ साथ जो है सो बढ़ता चला गया, और वर्तमान में और भी बहुत सारे जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जो है वो किया गया है। जब हमारा झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड में निवास करने वाली करीब 30 ऐसे जनजातीय समूह थे जिनको अधिसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। लेकिन 2003 में हम लोग पाते हैं क्या कि 2 और जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया, और इस प्रकार वर्तमान में 32 जनजाति समूह हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में या एसटी के रूप में अधिसूचित हैं। लास्ट वाला जो 2 हैं, एक कंवर जनजाति और दूसरा कोल जनजाति। टोटल 32 जनजातीय समूहों को हमारे यहाँ झारखंड में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ और प्रक्रियाधीन है, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि ये और 1-2 इसमें बढ़ सकता है। अभी वर्तमान में 32 है। अब ये जो आदिवासी हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अनादिकाल से जो है सो ये रह रहे हैं, मूल निवासी हैं ये। हम लोगों को तो ये भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत के युद्ध में मुंडा जनजाति जो थी, तो मुंडा जनजाति कौरवों की तरफ से जो है सो लड़ी थी। काफ़ी सारे मुंडा सैनिक या मुंडा लोग युद्ध में मारे गए थे, और उनके लाश को जो है साल के पत्तों से जो है सो ढका गया था। इस प्रकार का भी जिक्र हम लोगों को मिलता है। फिर ये भी कहा जाता है कि रावण भी एक आदिवासी ही था।
कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये बहुत प्राचीन है, बहुत ही पहले से ये लोग रह रहे हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं। अब ये जो आदिवासी जो समूह हैं झारखंड के खास करके, तो हम लोग पाते हैं कि प्रजातीय दृष्टिकोण से ये अलग हैं। प्रजातीय रेस जो होता है तो शारीरिक रूप, रंग, आकार के आधार पर व्यक्तियों का जो वर्गीकरण किया गया है विश्व में, तो उसको हम लोग प्रजाति कहते हैं। जैसे भारत के लोग अफ्रीकी लोगों से अलग दिखते हैं, चाइनीज लोगों से अलग दिखते हैं, तो ये प्रजातीय मामला है, क्योंकि अलग अलग प्रजातीय समूह के जो लोग हैं उनका शारीरिक रूप, रंग और आकार अलग अलग होता है। तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड की जो जनजातियां हैं, तो झारखंड की जनजातियां भी प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि झारखंड की जो जनजातियां हैं मुख्य रूप से तो ऑस्ट्रेलिया की जो मूल निवासी है, तो ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासियों के साथ जो है सो इनकी समानता है ना। इस वजह से विराज शंकर गुहा जैसे विद्वान हुए मानव शास्त्री, जिन्होंने कहा कि झारखंड की जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं, क्योंकि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो प्रजाति है उसका कुछ शारीरिक लक्षण होता है ना। उन लक्षणों में से बहुत सारे लक्षण झारखंड की जनजातियों में दिखाई देता है। इसलिए बीएस गुहा के द्वारा कहा गया कि झारखंड की जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं? तो हम लोग पाते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो जनजाति है तो उसके शारीरिक लक्षणों में देखते हैं कि उनकी त्वचा जो है वो काली होती है, नाक चौड़ी होती है, चपटी और जड़ तक धसा हुआ ललाट होता है, छोटा और चौड़ा चेहरा होता है, उनका कद छोटा और मध्यम आकार का होता है, बाल उनके घुंघराले होते हैं और ठुड्डी जो है उनकी पतली होती है, और भी कई सारे लक्षण हैं। तो इनमें हम लोग पाते हैं क्या कि काली त्वचा, चौड़ी नाक, छोटा और मध्यम कद, ये झारखंड की जनजातियों में भी हम लोगों को दिखता है। इसलिए झारखंड की जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मानी जाती हैं। ऐसे तो भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय दृष्टिकोण से विभाजन सबसे पहले अगर किया गया तो हम लोग पाते हैं कि एक विद्वान हुए एच रिस्ले। तो एच रिस्ले के द्वारा भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था, और वीएस गुहा का भी बहुत योगदान रहा कि उन्होंने झारखंड की जनजातियों को है ना प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो उन्होंने जो माना है, तो उसके पीछे भी उनका अपना जो है सो बड़ा सा शोध रहा है। खैर, तो जो प्रजातीय जो लक्षण होते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को हम लोग अभी देखें। अब झारखंड की जो जनजातियां हैं तो झारखंड की जनजातियां श्रीलंका की बेद्दा जनजाति से मेल खाती है और ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासियों से जो है सो ये मेल खाते हैं। लेकिन झारखंड की जनजाति ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से ज़्यादा समानता रखती हैं, इसीलिए इसको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है वो माना जाता है। अब ये जो आदिवासी हैं झारखंड के, अभी हम लोग अलग अलग आदिवासी पर नहीं आ रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों पर एक सामान्य जो है सो कंसेप्ट को, एक सामान्य चीज़ों को जो है सो देख रहे हैं। अब झारखंड की जनजातियों की अगर हम लोग भाषा की बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि उरांव और पहाड़िया जनजाति को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जितनी भी जनजातियां हैं तो उनकी भाषा हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जो है सो आती हैं, जिनको आग्नेय भाषा परिवार भी हम लोग कहते हैं। तो ये आग्नेय भाषा परिवार या ऑस्ट्रो
एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा की विभिन्न बोलियों का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होता है, चाहे वो मुंडा हो, संथाल हो, है ना, बिरहोर हो, खड़िया हो, ये सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की ही बोलियों का प्रयोग करती हैं। लेकिन जो उरांव हैं या जो पहाड़िया जो जनजाति है, तो ये दोनों द्रविड़ भाषा परिवार की बोली का जो है सो प्रयोग करती हैं, है ना, क्योंकि उरांवों की कुड़ुख भाषा और पहाड़िया की मालतो भाषा ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अगर हम लोग आदिवासियों के समाज की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि आदिवासियों का जो ये समाज है तो ये पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृ स्थानिक जो है सो हम लोग देखते हैं। मतलब कि आदिवासियों का समाज पितृसत्तात्मक है, जहाँ पुत्रियों को संपत्ति का भागीदार नहीं बनाया जाता है। फिर पितृवंशीय हैं, माने वंश जो है वो पिता की तरफ से जो है सो चलता है, और पितृ स्थानिक भी हैं, क्योंकि पिता जो है तो वही स्थानीय स्तर पर जो है सो अपनी भूमिका को जो है सो निभाता है, और पुत्री है ना, मतलब लड़की जो है विवाह के पश्चात ये पति के घर में जाकर के रहती है। तो ये पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय है समाज आदिवासियों का, और पितृ स्थानिक है। झारखंड की कोई भी जनजाति मातृसत्तात्मक नहीं है ना, मतलब मातृसत्तात्मक जो है सो जनजाति हमारे झारखंड में जो है सो नहीं पाई जाती है। ठीक है। फिर झारखंड के आदिवासी जो हैं तो ये एकल परिवार, इनका जो परिवार होता है तो ये एकल परिवार जो है सो मुख्य रूप से देखा जाता है। संयुक्त परिवार विरल है, मतलब 9 के बराबर जो है सो दिखाई देता है। एकल परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों को शामिल किया जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चों का विवाह हो जाता है वो अपना अलग जो है सो घर बसाते हैं और फिर से एक एकल परिवार की दिशा में जो है सो वो आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों में हम लोग बहुपत्नी विवाह जो है देखते हैं, मतलब बहुपत्नी विवाह को भी सामाजिक मान्यता हमारे यहाँ की जनजातियों को मिला हुआ है, लेकिन बहुपति विवाह जो है वो झारखंड में नहीं देखा जाता है ना। झारखंड की जनजातियों में बहुपत्नी विवाह को सामाजिक मान्यता है, लेकिन बहुपति विवाह जो है वो झारखंड के जनजातीय समाज में हम लोग नहीं देखते हैं, है ना। किसी भी झारखंड के जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। फिर जो जनजातियों का जो परिवार होता है तो परिवार में के जो विभिन्न सदस्य होते हैं तो उनमें कार्यों का जो है सो विभाजन होता है, और कार्यों का विभाजन लिंग और आयु को ध्यान में रख करके किया जाता है कि बच्चे किस उम्र के हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, इसके आधार पर कार्यों का विभाजन हम लोग देखते हैं। फिर विवाह जो होता है तो सामान्यतः लड़का और लड़की की पसंद को जो है सो इसमें प्राथमिकता दिया जाता है ना। मतलब माता पिता की इच्छा को थोपा नहीं जाता, बल्कि लड़के और लड़कियों की इच्छा को प्राथमिकता दिया जाता है विवाह में। हम लोग तो यही देखते हैं। फिर आदिवासियों के समाज में, झारखंड के आदिवासियों के समाज में वधू मूल्य की जो है सो परंपरा रही है। मतलब विवाह के समय में जो वर पक्ष होता है ये वधू पक्ष को जो है सो एक मूल्य चुकाता है, जिसको हम लोग वधू मूल्य कहते हैं, है ना। इसका अपना नैतिक महत्व भी है, इसका अपना आर्थिक महत्व भी है, और ये वधू मूल्य बताता है कि उनके समाज में स्त्रियों का महत्व जो है वो कितना अधिक है। मतलब ये स्त्री महत्व का जो है सो संकेतक है वधू मूल्य। तो जनजातीय समाज में, आदिवासियों के समाज में हम लोग वधू मूल्य की परंपरा को देखते हैं, है ना। गैर आदिवासियों में हम लोग देखते हैं कि उल्टा होता है कि लड़की जो पक्ष है वो लड़के पक्ष को जो है सो पैसा या मूल्य चुकाता है, जिसे हम लोग सामान्यतः दहेज के नाम से जो है सो जानते हैं। लेकिन जनजातीय समाज में इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं है। ठीक है। अब इनका जो विवाह होता है
तो अधिकांश विवाह जो है वो आयोजित विवाह ही होता है। आयोजित विवाह मतलब अरेंज्ड मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं। भले ही लड़का और लड़की अपनी पसंद के लोगों को चुनते हों, लेकिन विवाह उनका परिवार वालों के द्वारा आयोजित ही किया जाता है सामान्यतः, है ना, अरेंज्ड ही किया जाता है। हालांकि अलग बात है कि यहाँ विवाह के अन्य दूसरे प्रकार भी जो है सो प्रचलित हैं, लेकिन ज़्यादातर विवाह आयोजित ही होते हैं जनजातीय समाज में, है ना। हरण विवाह भी है, पलायन विवाह भी है, अदला बदली विवाह भी है, हट विवाह भी है। बहुत सारे विवाह के प्रकार जो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे है, लेकिन आयोजित विवाह को प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है। फिर समान गोत्र में जो है सो इनका विवाह नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है, चूंकि टोटम की चर्चा हम लोग किए थे कि हर गोत्र, है ना, या हर जो सेगमेंट है इनका, जो खंड जो है, तो सबका अपना अपना जो है सो एक टोटम होता है। और माना जाता है कि कोई भी काल्पनिक पुरुष, है ना, किसी एक गोत्र से जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, तो माना जाता है कि उन सब की उत्पत्ति किसी एक ही काल्पनिक पुरुष से जो है सो हुई है। इस दृष्टि से वो सभी भाई बहन हैं, इसलिए समान गोत्र में जो है सो विवाह वर्जित होता है। जैसे संथालों में अगर हम लोग देखें तो मुर्मू मुर्मू के बीच में विवाह नहीं होगा, हेम्ब्रम हेम्ब्रम के बीच में विवाह नहीं होगा, लेकिन मुर्मू और हेम्ब्रम के बीच में जो है सो विवाह होगा, क्योंकि ये अलग अलग गोत्र हैं। खैर, उसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, है ना। तो इनका जो समाज है, तो मोटा मोटी जो है सो समाज के इन महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें। अब अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आदिवासियों का धर्म कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है, राजनीतिक स्थिति कैसा है। इन सब चीज़ों पर बात करते हुए क्रमशः हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे और फिर एक एक करके प्रत्येक आदिवासियों को हम लोग देखेंगे। संथालों को अलग से, उरांव को अलग से, टोटल 32 जनजातियों का डिटेल्स हम लोग जो है सो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको, तो निश्चित रूप से जो है सो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और हमको प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आपके लिए हम आगे वीडियो उत्साह के साथ जो है वो बना सकें। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।